पैटर्न आता है क्वेश्चंस को पूछने का जिसमें वोकैब और ग्रामर दोनों ही कंबाइंड फॉर्म पे आती है. Architecture is a unique dash of art and science that has arisen out of man's primary need for shelter. Architecture is a unique dash of art and science is a unique procedure, process, portion या blend. क्या मैम एक क्वेश्चन सेंटेंस है आर्किटेक्चर इज अ यूनिक डैश ऑफ आर्ट एंड साइंस. ब्लैंड आना चाहिए. करेक्ट. मिक्सचर नहीं पता हो लिख लेना. ब्लैंड का मतलब मिक्सचर. प्रोसीजर, प्रोसेस. प्रोसीजर का मतलब भी कोई प्रक्रिया. प्रोसेस का मतलब भी प्रक्रिया. ब्लैंड मतलब मिक्सचर. पोर्शन का मतलब पार्ट और ब्लैंड मिक्सचर. तो आर्किटेक्चर जो है ये एक यूनिक ब्लैंड है, मिक्सचर है आर्ट और साइंस का. दैट हैज अराइजन आउट ऑफ मेंस प्राइमरी नीड फॉर शेल्टर. जो कि कहाँ से उठा है? इंसान की जो पहली ज़रूरत है शेल्टर, वहाँ से उठा है. मतलब शेल्टर मतलब वो अपने रहने के लिए, शेल्टर का मतलब सहारा, अपने रहने के लिए जो घर बनाता है, वहाँ से आर्किटेक्चर का आर्ट खड़ा हुआ है. इट इज़ कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड of buildings in their sociological, technological and environmental context. It is concerned with the design and painting, construction, design and construction को मिला करके क्या बनता है? आर्किटेक्चर. तो क्या बोल रहा है? कंसर्न विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन देयर सोशियोलॉजी, चाहे वो सोशियोलॉजिकल टर्म्स हो, टेक्नोलॉजिकल हो या इन्वायरमेंटल. This field is not only vast but also provides the facility of designing and building. ये जो फील्ड है ये न केवल बहुत बड़ा है, वास्ट का मतलब ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ा है, इसमें काम करने के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा है. वास्ट स्कोप है, इन द सेंस वास्ट स्कोप है, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग. और साथ ही साथ इसमें डिजाइन का भी स्कोप रहता है. डिजाइनिंग ले सकते हो आप. बिल्डिंग का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना. प्लीजिंग एंड डैश रिफाइंड स्ट्रक्चर्स टू सर्व वेरियस नीड्स. प्लीजिंग एंड प्रैक्टिकली, आइडियोलॉजिकली, एस्थेटिकली या प्रिंसिपली. एस्थेटिकली, प्रैक्टिकली. अब ये क्या बोल रहा है? सारे वर्ड्स को देख लेते हैं. प्लीजिंग एंड मतलब स्ट्रक्चर की क्वालिटी बता रहा है ये. और स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर की क्वालिटी है कि वो रिफाइंड. ठीक है. अब स्ट्रक्चर एक नाउन है, नाउन के आगे रिफाइंड ईडी लग रहा है, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब. क्लियर. तो ये क्या बोल रहा है कि प्लीजिंग एंड डैश रिफाइंड स्ट्रक्चर्स. एक तो प्लीजिंग का मतलब जो देखने में हमारे को कैसे दे रहे हैं? खुशी. जब वो आर्किटेक्चर बनता है और जब ये यहाँ पर हम इस आर्ट को उस पर अप्लाई करते हैं किसी बिल्डिंग पर, तो वो देखने में कैसा होता है? एक तो बहुत प्लीजिंग होता है जिसको देख करके हमारे को खुशी मिलती है. और सेकेंड पॉइंट, रिफाइंड होता है. पर वो कैसा होता है? कैसा रिफाइंड होता है? वो प्रैक्टिकली रिफाइंड होता है. भाई प्रैक्टिकल तो होता ही है, जो बनता है वो तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल तो नहीं जाएगा. क्या वर्ड है? सुनना ध्यान से. एक तो है प्रैक्टिकली रिफाइंड स्ट्रक्चर, नहीं. आइडियोलॉजिकली रिफाइंड. अब रिफाइंड आइडियोलॉजी, आर्किटेक्चर पूरा की पूरा आइडियोलॉजी ही बेस्ड है. तो अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें आइडियाज पहले से इन्वॉल्व रहते हैं. या फिर एस्थेटिकली सुंदरता होती है उसमें. यस, एस्थेटिकली रिफाइंड होता है वो. मतलब कि कोई चीज प्लीजिंग होती है, मतलब वो खुशी देने वाली होती है. साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है. और प्रिंसिपल का यहाँ पर, प्रिंसिपली मतलब मेन का यहाँ पर कुछ नहीं है. आर्किटेक्चर तो अपने आप में एक आर्ट है. टू सर्व वेरियस नीड्स. और जब वो स्ट्रक्चर बनता है तो साथ ही साथ पहला तो वो खुशी देने वाला भी होता है. सेकेंड पॉइंट, वो एक बहुत सुंदरता से रिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और वो वेरियस नीड्स को भी पूरा करता है. डैश द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स. डैश द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स. जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स. फेयरली लार्ज नंबर ऑफ, काफी सारे, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स. तो क्या जाएगा 33 पर? बताओ.
कंसिडरिंग, अज्यूमिंग, रिगार्डिंग या डिस्पाइट। सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? Dash the fairly large number of practicing architects, the country-wide variation in building activity offers scope for more, and though the initial earnings in the field are relatively dash, what you make thereafter will depend entirely on your 33 का despite होगा। dash the fairly large number of practicing architects, the country-wide variation in building activity offers scope. डी। मैम डिस्पाइट होगा क्योंकि इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं कि इतने लार्ज नंबर में आर्किटेक्ट्स होने के बावजूद कंट्री वाइड वेरिएशन इन बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफर स्कोप फॉर मोर एंड दो, मतलब उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा है वो एक्टिविटी। ये कह रहा है कर रहा है कि the fairly large number of practicing architects, डिस्पाइट contradiction नहीं दे रहा है वो, कंसीडरिंग होगा ना। कंसिडरिंग होगा, वो कंट्राडिक्शन नहीं दे रहा है। डिस्पाइट तो कंट्राडिक्शन देता है ना, के बावजूद, वो उसके बावजूद नहीं दे रहा है। वो कह रहा है सब इतनी जो बड़ी, इतने लार्ज नंबर में, इतने लार्ज नंबर में जो आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के बारे में सोचते हुए ये जो प्रोफेशन होता है या ये जो आर्ट होता है, इस आर्ट पे जब लोग लगते हैं तो ये एक वास्ट स्कोप देता है ना। उन सभी को सोचते हुए इस आर्ट को करने, आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है अलग अलग फील्ड्स को लेकर के। ये केवल एक ही काम प्रोवाइड नहीं करवाता है। क्लियर? तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? कंसिडरिंग। अज्यूमिंग का तो मतलब पूरी तरह इमेजिन करना तो नहीं जाएगा यहाँ पर, अज्यूम करना नहीं। रिगार्डिंग मतलब उसके बारे में है, नहीं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए। तो क्या है यहाँ पर? कंसिडरिंग द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, जो आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ी लार्ज नंबर में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कंट्री वाइड वेरिएशन इन बिल्डिंग एक्टिविटी, जो बिल्डिंग एक्टिविटी में कंट्री वाइड वेरिएशन मतलब पूरे देश में जहां जहां बिल्डिंग बनेगी वहां पर क्या मिलेंगे हमको? वेरिएशन मिलेंगे। हर एक जगह की बिल्डिंग अलग अलग टाइप की होगी। ऑफर्स, तो ये जो काम है ये ऑफर करता है स्कोप ऑफर करता है फॉर मोर, बहुत ज्यादा, एंड दो द इनिशियल अर्निंग्स इन द फील्ड, इस फील्ड में जो शुरुआती इनकम है, इनिशियल का मतलब शुरुआती, अनप्रेडिक्टेबल है। इस फील्ड में जो शुरुआती इनकम है, इस फील्ड में आर रिलेटिवली, वो कैसी होती है? आर रिलेटिवली अनप्रेडिक्टेबल या फिर नेग्लिजिबल के आसपास। मोडेस्ट, सामान्य होती है। स्टार्टिंग में भले ही आपकी जो इनकम होती है वो सिंपल होती है, समझ में आ रहा है? इस फील्ड में जो आप एंटर करते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी जो इनकम होती है, अर्निंग्स होती है, वो मोडेस्ट रहती है। एस्केलेटिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती हुई। एकदम स्टार्टिंग में आप इस फील्ड में आकर के एस्केलेटिंग अर्निंग्स की होप नहीं कर सकते। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ज्यादा होगी या कम होगी, ऐसा भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी मोडेस्ट, नेग्लिजिबल ना के बराबर रहेगी नहीं, अर्निंग तो आप करोगे क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, काम बहुत है, तो आप अर्निंग तो करोगे, पर वो अर्निंग कैसी रहेगी? मोडेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है इन द फील्ड आर रिलेटिवली मोडेस्ट, व्हाट यू मेक देयर आफ्टर विल डिपेंड एंटायरली ऑन योर। अनप्रेडिक्टेबल आना चाहिए वहाँ पे। नहीं, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट से उसके तो अच्छे खासे आने लग जाएंगे इनकम। अनप्रेडिक्टेबली का मतलब क्या होगा? कहा नहीं सकता ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी कंपनी और इनिशियल में हमेशा सामान्य होती है। अनप्रेडिक्टेबल का बारे में जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? आउटपुट देखना तो नहीं कहाँ है? नेक्स्ट देखना क्या है? व्हाट यू मेक देयर आफ्टर, तो जो आप बाद में बनाते हो, स्टार्टिंग में तो सामान्य रहेगा, लेकिन व्हाट यू मेक देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद जो आप करते हो विल डिपेंड एंटायरली ऑन योर, क्या जाएगा?
ऑन योर एम्बिशन, एक्सपीरियंस, अपीयरेंस, एक्सपेक्टेशन या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी है। जितना आप मेहनत करके एक्सपीरियंस गेन करते हो, काम का अनुभव लेते हो, उसके बाद आपकी इनकम और आपका स्कोप उसी पर डिपेंड करेगा। एंट्री आपको मिल जाएगी, स्कोप वास्ट है, स्टार्टिंग की इनकम मोडेस्ट रहती है, लेकिन बाद में जाके आपको आपकी मेहनत और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एम्बिशन का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य से नहीं मिलेगा। अपीयरेंस मतलब दिखना नहीं। एक्सपेक्टेशन, आशा तो अच्छी ही होती है, बेकार तो कोई करता नहीं है। तो एक्सपीरियंस से सब कुछ डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखो, ब्रेट बॉन्सन लव्ड एनिमल्स रेज्ड ऑन अ फैमिली ओन्ड जू। ब्रेट बॉन्सन जो है वो एनिमल्स से बहुत लव करते थे, रेज्ड ऑन अ फैमिली ओन्ड जू, जो कि रेस किए गए थे। रेस किए गए थे मतलब बड़े किए, रेस करना मतलब उठना। ठीक है, वो कहाँ रेस किए गए थे एनिमल्स? अब देखो, ब्रेट बॉन्सन लव्ड एनिमल्स विच वर रेज्ड, जो कि बड़े किए गए थे। तो विच और वर के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, विच वर रेज्ड ऑन अ फैमिली ओन जू, जो कि बड़े किए गए थे फैमिली, उसी की फैमिली के ओन मतलब मालिकाना हक के जू में। मतलब उसके परिवार ने एक छोटा जू बना रखा था, उसमें कुछ एनिमल्स बड़े किए गए थे, उनको वो बहुत प्यार करता था। तो होना चाहिए विच वर रेज्ड, लेकिन विच और वर का यहाँ पर क्या है? ओमिशन है। मतलब अगर WH वर्ड का ओमिशन आता है तो वो क्या होता है? करेक्ट होता है। तो raised on a family owned zoo, he had grown up caring for antelope, deer and wildcats. He had grown up, वो बड़ा हुआ था। कौन? ब्रेट बॉन्सन बड़ा हुआ था caring for, ध्यान रखते हुए, किनका? एंटीलोप का, डियर और वाइल्ड कैट्स। एंटीलोप क्या होते हैं? मतलब एक डियर की स्पीशीज होती है, डियर की स्पीशीज होती है, जिसको बारहसिंगा बोलते हैं ना। बारहसिंगा प्रजाति है क्या उसकी? नहीं, डियर की ही होती है ये। एंटीलोप इज अ काइंड ऑफ डियर। ठीक है, एक स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, जैसे डॉग्स की स्पीशीज होती है, वैसे ही डियर की भी स्पीशीज होती है। एंटीलोप होता है, डियर होता है, वाइल्ड कैट्स। ही वॉज डैश एट टाइम्स स्टबर्न प्रोटेक्टिव। ही वॉज मैथडिकली, केयरफुली, फियर्सली या suitably. He was dash at times stubborn protective. Stubborn का मतलब जिद्दी, लिख लेना। obstinate, जिद्दी कह सकते हैं, obstinate कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं, obstinate कह सकते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, तो उनके लिए वो स्टबर्न और प्रोटेक्टिव भी रह चुका होता है। He was मैथडिकली क्यों जाएगा? देखो ये क्या कह रहा है कि ही वॉज, वो था, एट टाइम्स का मतलब कई बार, ही वॉज वो कई बार, एट टाइम्स कई बार था, क्या था? जिद्दी और प्रोटेक्टिव था उनके लिए। तब अगर कोई पर्सन सामने वाला एनिमल्स को लेकर के जिद्दी और प्रोटेक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपने क्या दे रहा है? मेथड्स, वो अपने क्या दे रहा है? व्यूज। तो उसके अपने व्यूज भी तो चल रहे हैं साथ में। इसका मतलब ये देखो, क्या वो फियर्सली, डरावना बनकर के सामने आ रहा था क्या एनिमल्स को लेकर के? नहीं। केयरफुली, तो केयरफुली स्टबर्न कैसे होगा? ध्यान रख करके स्टबर्न कैसे हो जाएगा? तो मतलब जिद्दी कैसे हो जाएगा? सूटेबली जिद्दी कैसे होगा? अपने मेथड्स ले रहा है वो, अपने व्यूज ले रहा है, और मैथेटिकली कई बार वो स्टबर्न हो जाता था। क्लियर? ऐसे। फिर देखो क्या है, once when a tiger cub was born with a deformed leg, the local veterinarian and Brett's parents believed the animal would never live a full life. एक बार एक टाइगर कब था, मतलब टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं ना, टाइगर कब, टाइगर का बच्चा। was born, बियर एक ऐसी वर्ब होती है जन्म लेना जो कि हमेशा पैसिव में चलती है। ठीक है, हमेशा जन्म लेने को क्या बोलते हैं? was born।
और डेथ होने को बोलते सेकंड फॉर्म पे डाइड, कि वो डेथ हो गई उसकी, डाइड सेकंड फॉर्म, जन्म लेने को वॉज बॉर्न। जब एक टाइगर का बच्चा जन्मा विद अ डिफॉर्म लेग, उसका लेग थोड़ा डिफॉर्म था, सही नहीं था, तो द लोकल जो कि वहां का स्थानीय डॉक्टर था, जानवरों के डॉक्टर को वेटरिनेरियन बोलते हैं, एनिमल का डॉक्टर, एंड और जो ब्रेड के पेरेंट्स थे उन्होंने मान लिया कि एनिमल वुड नेवर लिव अ फुल लाइफ, कि ये एनिमल तो फुल लाइफ नहीं जिएगा। इवन सो द बॉय बॉटल फेड द कप एंड केयर्ड फॉर इट, और ये सब सुनकर के भी, चाहे डॉक्टर ने कह दिया है, पेरेंट्स ने कह दिया है, इसके बावजूद उस लड़के ने उसको, उस कप को बहुत ध्यान रखा, मतलब उसको खिलाना पिलाना सारा किया और उसका ध्यान रखा। डैश ब्रेड्स मदरिंग, डैश ब्रेड्स मदरिंग until unless instead या despite, सेंटेंस ये कह रहा है डैश ब्रेड्स मदरिंग द कप डाइड, डेस्पाइट, हाँ, ब्रेड की इतनी जो माँ जैसी देखभाल थी, जो उसको खिलाया पिलाया रखना करना, वो कब जो था वो चला गया, डेथ हो गई उसकी, डॉक्टर ने कह ही दिया था नहीं रहेगा वो। बट ब्रेड्स मदरिंग डैश लिव्ड ऑन, लेकिन ब्रेड की जो माँ जैसी देखभाल थी, डैश लिव्ड ऑन, 38 नंबर क्या जाएगा? ब्रेड्स मदरिंग, अ बिलीफ, इंस्टिंक्ट, लव या पैशन, क्या जाएगा? लव। मैं एक बार फिर से ऊपर गया, अरे माँ का प्यार, बट ब्रेड्स मदरिंग, मदरिंग लव स्टिल, बट ब्रेड्स मदरिंग लव, डैश लिव्ड ऑन, लव, 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 लव। माँ का प्यार अभी भी जिंदा था उसमें। ब्रेड की जो मदरिंग है उसमें लिव्ड ऑन, वो चलता रहा, हमेशा रहा, उसमें क्या था? पैशन था, पैशन था, पैशन था। पैशन कैसे होगा? वो देख ऊपर देखा, जिद्दी था तो पैशन होगा ना भाई। वो स्टबर्न और प्रोटेक्टिव होकर के उनके लिए मैथेटिकली हर बार खड़ा होता था, और जब उस बच्चे को उसने, सबने कह दिया कोई और भाई, कह रहा है मैम, देखो ढंग से, पर वो क्या कह रहा है कि सबने डॉक्टर ने बोल दिया, उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि ये नहीं रहेगा, और वो रहा भी नहीं उसकी बहुत देखभाल के बाद। तो इसमें उसकी जो मदरिंग थी उसमें क्या था उसका जो हमेशा रहा? पैशन था उसका। ठीक है, मान लेंगे आप लोग। सही कहा, सही कहा। नहीं देखो, हम एक जो पैसेज हम क्लोज टेस्ट जो ले रहे हैं, उससे पहले जो ब्रेड का कैरेक्टर बनकर के सामने आ रहा है उसको भी तो वॉच करो। इसके कैरेक्टर में वो क्या कह रहा है कि ही वॉज, कई बार वो स्टबर्न और प्रोटेक्टिव हो जाता था। टाइगर कप को लेकर के पेरेंट्स ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेगा, तो वो उसका प्यार नहीं है, प्यार से ज्यादा उसका पैशन काम आ रहा है। किसी काम को जब लिमिट से ऊपर जब कोई चीज जाती है तो वो प्यार से बढ़ के बन जाता है और वो पैशन बनता है। एंडी से प्यार है कि एंडी के लिए पैशन है? हाँ, पैशन, पैशन है, तो ये तो पैशन है इसके लिए। पैशनेट हो ना, पैशनेट मतलब किसी काम के लिए जिद्दी हो। पैशनेट का मतलब क्या होता है? हाँ। किसी को चाहने के लिए बहुत ज्यादा ललक आ जाना। तो एंडी में जाने की ना, बस समझ प्यार थोड़ी है। क्लियर? तो उसका पैशन जो है वो यहाँ पर हमेशा काम किया, मतलब वो हमेशा जिंदा रहा, हमेशा रहा उसका पैशन। He worked at a safari park where in 1980 he trained his first African elephant and found his true companion. He worked at a safari park. उसने सफारी पार्क में भी काम किया in 1980. He trained his first African elephant. वहाँ पर उसने अपने पहले अफ्रीकन एलिफेंट को ट्रेन किया और उसने वहां पर पाया उसको, he found his true companion, उसको अपना सच्चा साथी पाया, अफ्रीकन एलिफेंट को। From the beginning, Bonson was dash by elephants. शुरुआत से ही बॉन्सन was dash by elephants, elephants के द्वारा, by सी, absorbed, alarmed, attacked या awed,
और अटैक क्यों होगा? कंपेनियन था तो अटैक शुरुआत से ही बॉन्सन वॉज, इसका मतलब वॉज वर्ब के बाद क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक मिनट रुको, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यानी पैसिव। इसका मतलब बॉन्सन खुद काम नहीं कर रहा और पीछे बाय एलिफेंट्स, मतलब एलिफेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब्ड था, एलिफेंट के द्वारा अलार्म्ड था, एलिफेंट के द्वारा अटैक्ड, शुरुआत से ही अटैक हो रहे थे उस पर एलिफेंट्स के। हद तो देखो, या वो एलिफेंट से शुरुआत से ही डरा हुआ था और क्लियर। तो ऑ का मतलब होता है डरा हुआ, है ना, भयभीत। और कुछ नहीं यहाँ पे W होता है। W के ऊपर बार तो क्या जाएगा यहाँ पर? और जाएगा, ठीक है, AWED, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट लास्ट एक बार। They have the dash force to approach trees and can outrun the fastest human sprinter. क्या जाएगा? They have the dash force to approach trees and can outrun the fastest human sprinter. They have the dash force. They have the dash force. Empowered force, brute force, tall force या high force? empowered हाई होना चाहिए ना, ब्रूट हाई ब्रूट में ब्रूट का मतलब क्या होता है? ब्रूट का मतलब जंगली, सैवेज्ड। नहीं एम्पावर या फिर हाई में से लग रहा है They have the dash force to approach trees. कैसी? ज्यादा high force ब्रूट फोर्स, हाँ, सैवेज, पेड़ों को उखाड़ देना, फास्टेस्ट ह्यूमन स्प्रिंटर, और जो इंसान जो भी उनको काम कहते हैं उसको वहां पर एग्जीक्यूट कर देना, जंगल में जो भी वहां पर है जितने भी तबाही मचानी। एलिफेंट सबसे भयानक होता है तो ब्रूट फोर्स है वो। बट दे ऑल्सो हैव डेलिकेट फाइन मोटर स्किल्स, लेकिन एलिफेंट में एज वेल एज उतनी ही डेलिकेट फाइन स्किल्स होती है। मोटर स्किल्स मतलब काम को बारीकी से अंजाम देने की कला होती है उनमें। द सेम ट्रंक दैट कुड होइस्ट द फ्रंट एंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल और फ्रैक्चर अ प्रेडेटर्स स्कल कुड जेंटली प्लक अ पीनट फ्रॉम द फिंगर्स ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। वही ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक होती है, जो सेम ट्रंक होती है दैट कुड होइस्ट द फ्रंट एंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और जो कि होल्ड कर सकती है बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल गाड़ी को, उसके फ्रंट एंड को, या फ्रैक्चर कर सकती है किसी प्रेडेटर्स स्कल, किसी इंसान की स्कल को, जानवर की स्कल को। कुड जेंटली प्लक अ पीनट, वो एक बहुत ही जेंटली डेलिकेटली एक पीनट को यानी कि एक मूंगफली को, एक अखरोट को ले सकती है फ्रॉम द फिंगर्स ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, छोटे से बच्चे के हाथ से। ठीक है, क्लियर?